हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। महाराष्ट्र सेट 2025 कंप्यूटर साइंस एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम 2024 के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सभी ऑप्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा हेल्प भी मिल सकती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं कि देखिए एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है और ऐसे में स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए पेपर टू कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस नोट्स के साथ साथ में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे तो देखिए इसकी फीस 8,000 रुपए है, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसकी वैलिडिटी बहुत कम है, इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये कोर्स हम सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में दे रहे हैं, जिसके साथ कंप्लीट पेपर वन आपको फ्री मिलेगा। पेपर वन में आपको डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स सब कुछ मिलेगा, वो भी डेली टेस्ट सीरीज के साथ में। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही डेमो क्लासेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए अपने कोर्स का नाम, जैसे कि MH सेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पर कंटेंट पर जाकर आपको पेपर वन और टू की पूरी जानकारी मिल जाएगी। लाइव क्लासेस का कनेक्शन भी आप लोगों को यहाँ पर इस ऐप में जाकर के मिल जाएगा। Which type of memory allows computer system to execute computer programs requiring more memory than physically available? तो बहुत आसान सवाल है, आपको यहाँ पर एक ऐसी मेमोरी का टाइप पूछा गया है जो कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। कभी क्या होता है, देखिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है जो कि फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम कौन सी मेमोरी को यूज करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है ऑक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, कैशे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी एक एक्स्ट्रा प्रिटेंड मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। वही बात जैसे मैंने आपको बताई, हमारा सिस्टम रैम यूज करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जितनी हमारी रैम का साइज है उससे ज्यादा प्रोग्राम की हमें जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा मेमोरी की हमें जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, हार्ड ड्राइव का कुछ पार्ट यूज कर लेता है। Our computer uses part of hard drive as extra memory, ठीक है, and it moves some data that is not needed right away from RAM to the hard drive, freeing up RAM for current task। और ऐसे केस में जब हमें वापस से RAM की जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? सो ये है हमारी वर्चुअल मेमोरी, जो कि एक एक्स्ट्रा और प्रिटेंड मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is not true with respect to applets? Option 1, all web browsers support applets. Option 2, applets are vulnerable from security purposes. Option 3, applets can communicate with their server on their own. Option 4, applets can play multimedia on client side. So इस सवाल में मतलब इसके आंसर पर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि applets होते क्या है। सो स्टूडेंट्स, एप्लेट्स बेसिकली स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं दैट रन्स इनसाइड अ वेब ब्राउजर। अब देखिए वेब ब्राउजर्स हम सब लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप, कंप्यूटर्स में, ठीक है। सो वेब ब्राउजर्स के अंदर जो स्मॉल प्रोग्राम्स रन होते हैं उसको हम एप्लेट बोलते हैं, एंड यूजुअली ये जावा में लिखे जाते हैं, एंड दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड इंटरएक्टिव फीचर्स ऑन अ वेब पेज, जैसे कि गेम्स है, एनिमेशंस है, कैलकुलेटर्स है, ये सब चीजें हमारी एप्लेट्स के अंदर आती है। तो एप्लेट्स के रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट्स हमें ढूंढनी है, तो वो है ऑल वेब ब्राउजर सपोर्ट एप्लेट्स। सो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी वेब ब्राउजर्स एप्लेट्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। मॉडर्न ब्राउजर्स जो है उन्होंने जावा एप्लेट्स को अब यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया है, पहले फिर भी यूज किया करते थे। अब बंद क्यों किया है? सिक्योरिटी पर्पस की वजह से।
ठीक है, कुछ कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स रह रहे थे, नई नई वेब टेक्नोलॉजीज अभी मार्केट में आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने जावा एप्लेट्स को यूज करना कम कर दिया है। और बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं एप्लेट्स के केस में वो बिल्कुल सही है। तो जो कुछ भी अभी आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड देखिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी इन टेलीफोन नेटवर्क? एक टेलीफोन नेटवर्क की ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, दैट इज 3 किलो हर्ट्स। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर सवाल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ फॉर्मूला आप लोगों को यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको आप लोगों को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। किलो हर्ट्स की जगह अगर सिंपली हर्ट्स पूछा होगा तो 300 हर्ट्स लिखा हो सकता है। ठीक है, सो इसमें जनरली पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं PSTN जिसको बोलते हैं, उसमें 300 हर्ट्ज नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। क्लियर? ये देखिए, इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स द बैंडविड्थ एलोकेटेड फॉर वॉइस सिग्नल्स नैरो बैंड इज अप्रोक्सीमेटली 3 किलोहर्ट्ज विच इज सफिशिएंट फॉर इंटेलिजिबल स्पीच ट्रांसमिशन, यानी कि आसानी से स्पीच वॉइस अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करवानी हो तो उसके लिए ये क्या होता है, सफिशिएंट होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वायरलेस नेटवर्क्स CDPD स्टैंड्स फॉर व्हाट? वायरलेस नेटवर्क होते जैसे कि हमारा मोबाइल नेटवर्क है, उसमें एक टर्म CDPD यूज की जाती है, उसकी फुल फॉर्म होती है कैरियर डेटा पैकेट डेटा, नो। कोलिजन डिटेक्शन इन पैकेट डेटा, नो। सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डेटा। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डेटा। देखो, आप लोगों को ऐसे सवालों में क्या करना है, एग्जामिनेशन में ना स्टूडेंट्स एकदम से सबसे पहले रिलेट करना है। जैसे वायरलेस नेटवर्क बोला तो वायरलेस नेटवर्क में आपके दिमाग में सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क आना चाहिए। मोबाइल से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि सेल्यूलर डिजिटल पैकेट की बात कर रहे हैं, कोलिजन और कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। तो आधा सवाल तो आपका यहीं पर सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, जो CDPD होता है ना, सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डेटा होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है यूज टू सेंड डेटा ओवर सेल्यूलर नेटवर्क्स। और जो भी हमारा डिजिटल डेटा है जैसे कि ईमेल्स हैं, इंटरनेट डेटा है, ये हमें डिजिटल डेटा को अलाउ करता है एनालॉग सेल्यूलर सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट करने में एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, जनरली ये 3G 4G 5G डेटा जो हम यूज करते हैं ना, ये वही सब है। क्लियर? पैकेट स्विचिंग यहाँ पर होती है। एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डेटा में पैकेट स्विचिंग होती है या फिर सर्किट स्विचिंग होती है। तो इसमें हमेशा पैकेट स्विचिंग होती है। ऑब्वियसली इसके नाम से ही थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which device is used to connect different networks that provide necessary translation both in terms of hardware and software? Options are switches, routers, hubs और gateways। बताइए जरा, आसान सवाल है। हमारा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नेटवर्किंग के क्वेश्चंस रहते हैं वही ये पूछा गया है। कौन सी ऐसी डिवाइस है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है? अब ये सारी डिवाइसेस क्या करती है, डिफरेंट नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करती है ना। दैट प्रोवाइड नेसेसरी ट्रांसलेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से कीवर्ड से हम आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज गेटवेज। गेटवेज क्या होते हैं? गेटवेज डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करता है ये हमेशा। ठीक है, एंड प्रोटोकॉल्स के ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी गेटवेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे फिर वो हार्डवेयर की बात हो या फिर सॉफ्टवेयर की बात हो। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो गेटवेज जनरली एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन दी नेटवर्क्स विद डिफरेंट आर्किटेक्चर। दो नेटवर्क है, मान लीजिए दो नेटवर्क हैं, दोनों का अलग अलग आर्किटेक्चर है,
उन नेटवर्क्स को अगर हमें कनेक्ट करना हो तो हम हमेशा गेटवेज को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आप लोगों से पूछा होता कि जैसे यहाँ पर पूछा है ना डिफरेंट नेटवर्क्स, अगर पूछा होता सेम नेटवर्क के लिए तो आपका सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर 1 दैट इज स्विचेस। क्लियर? तो डिटेल में हर ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर घुमा कर सवाल आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, स्विचेस क्या करते हैं? इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क। राउटर्स क्या करते हैं? सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं एंड पैकेट्स को बेस्ट रूट भी देने में ये मदद करते हैं। और रही बात हब्स की, सिंपल डिवाइसेस हैं ये दैट ओनली ब्रॉडकास्ट द डेटा। कोई ट्रांसलेशन, कोई इंटेलिजेंट काम हब्स नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं? डेटा को ब्रॉडकास्ट करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे तो देखिए हर ऑप्शन डिटेल में पढ़ा रही हूँ, फिर भी अगर लग रहा है कि मैम और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो मुझे जो भी डाउट्स हैं वो बता दो, मैं डेफिनेटली उस अकॉर्डिंग आपके लिए सेशंस लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स used by trivial file transfer protocol to transfer the data? Options are 128 bytes, 256 bytes, 512 bytes, 1024 bytes। बताइए जरा। फिक्स्ड साइज्ड ब्लॉक्स है जो कि बेसिकली ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होते हैं, जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, TFTP इसको बोलते हैं। TFTP की प्रॉपर्टी ही ये होती है, ये फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स को, सॉरी, ये डेटा को ट्रांसफर करते हैं फिक्स साइज के ब्लॉक्स के थ्रू। ठीक है, एंड ये यूज करते हैं 512 बाइट्स। हर एक पैकेट जो होगा इसके अंदर वो क्या करेगा? 512 बाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। इफ द पैकेट हैज लेस देन 512 बाइट्स तो इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द फाइल। अगर 512 से कम साइज की फाइल है तो वो उसको एंड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, what are the highly stable and highly volatile values that are assigned to the information in time to live field? TLF इसको बोलते हैं, टाइम टू लिव फील्ड। करिए जरा ट्राई, कहीं पर भी डाउट है पूछ सकते हो। हाईली स्टेबल एंड हाईली वॉलेटाइल वैल्यूज पूछिए। सो ये है 86400 एंड 60। अब देखिए पहले आप लोगों को ना ये टाइम टू लिव इसको TLF बोलते हैं या फिर TTL भी बोलते हैं, टाइम टू लिव फील्ड। ठीक है, नेटवर्किंग में TTL field is used to limit the life span of data packets। जो भी डेटा पैकेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं नेटवर्किंग में, उसके लाइफ स्पैन को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट प्रिवेंट्स पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग फॉर एवर इन द नेटवर्क। कुछ पैकेट्स क्या क्या होता था कि वो लूप में ही फंसे रहते थे फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी टाइम टू लिव हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, एंड इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो ये भी दी गई है, लेकिन जनरली अगर देखेंगे हाईली स्टेबल की वैल्यू 255 होती है और हाईली वॉलेटाइल की वैल्यू जनरली 1 होती है। तो इस ऑप्शन में थोड़े से अनएक्सपेक्टेड से ऑप्शंस दिए थे इस वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग याद रख लीजिए। हाईली स्टेबल की वैल्यू 255 है, हाईली वॉलेटाइल की वैल्यू 1 है। तो अगले एग्जाम के लिए इसको याद रख लेना है। क्लियर? In LISP, the function that provides the initial element of a list is what? Options है car, set, second, first। LISP, पहले मुझे ये बताइए कि LISP का मीनिंग पता है या फिर नहीं।
मीनिंग पता है इसका या फिर नहीं? ओके, क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LISP? कुछ भी नहीं है, ये लिस्ट प्रोसेसिंग को LISP बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें लिस्ट प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग है। ये ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। 1950s के आसपास कुछ इसको जो है वो डेवलप किया गया था। तो अब वापस देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। In LISP, the function that provides the initial element of a list is called option A car, option B set, option C second, option D first. तो इसका सही आंसर है कार। ठीक है, ये कार जो है इट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन दैट प्रोवाइड इनिशियल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। कोई भी लिस्ट अगर हम बना रहे हैं, उस लिस्ट का अगर इनिशियल एलिमेंट हमें चाहिए और हम लोग LISP नाम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कार फंक्शन को यूज किया जाएगा। क्लियर? तो कंफ्यूज होना यहाँ पर बिल्कुल जायज था कि ये कार क्या है, लिस्ट क्या है, बट बेसिक चीज है, देखो कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, in neural network, the network capacity is defined as option 1, the traffic Terry capacity of network, option B, the total number of nodes in the network, option C, the number of patterns that can be stored and recalled in a network, and option D, the numbers of computers in a network. न्यूरल नेटवर्क्स की बात हो रही है। न्यूरल नेटवर्क्स में नेटवर्क कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, द नंबर ऑफ पैटर्न्स दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड इन अ नेटवर्क। क्लियर? न्यूरल नेटवर्क में नेटवर्क कैपेसिटी की डेफिनेशन ये दी हुई है आप लोगों को। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क बेसिकली कंप्यूटर, देखो न्यूरल नेटवर्क ना कि हमारा कंप्यूटर कैसे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे, उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब न्यूरल नेटवर्क में आते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट ही ह्यूमन के ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है कि ह्यूमन का ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है, कैसे काम करता है, उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? जैसे कि हम लोग देखो कोई इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, किसी की आवाज पहचान लेते हैं। अब आजकल देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारी डिवाइसेस भी ऐसे ही काम कर रही है ना, कि किसी की भी आवाज पहचान रही है। आप अगर बोल रहे हो तभी वो आपका फोन अनलॉक करेगी, किसी और की आवाज से फोन को अनलॉक नहीं किया जाएगा। तो ये सब न्यूरल नेटवर्क के अंदर आते हैं। क्लियर? व्हाट इज को रेफरेंस रिजोल्यूशन? को रेफरेंस रिजोल्यूशन कंप्यूटिंग में क्या होता है? को रेफरेंस, देखो किसी को रेफरेंस देना। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं अंकिता went to the park and she enjoyed the sunset। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट लिखकर दे रही हूं तो को रेफरेंस रिजोल्यूशन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोगों को सिस्टम को ये बताता है कि अगर यहाँ पर हम को रिलेशन बता रहे हैं शी इंजॉयड द सनसेट, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम समझ रहा है कि शी मीन्स अंकिता। आ रही है बात समझ में? को रेफरेंस रेजोल्यूशन, हमारा सिस्टम समझ रहा है कि शी मीन्स अंकिता, कि शी और अंकिता दोनों सेम पर्सन के बारे में बात की जा रही है। तो जो भी हमारे आजकल चैट बोट्स हैं, टेक्स्ट एनालाइजर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं जो कि लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, उन सब में को रेफरेंस रेजोल्यूशन को यूज किया जाता है। तो गिवन अ सेंटेंस और लार्ज चंक्स ऑफ टेक्स्ट, डिटरमाइन विच वर्ड रेफर्स टू दी सेम ऑब्जेक्ट्स। आ रही बात समझ में? तो ये बिल्कुल बेसिक हमारा आंसर है। आप ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड। अब देखिए गलत भी अगर हो रहे हैं ना आंसर, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आ जाएगी चीजें लाइन पर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज बताइए आप कि आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर नहीं? What is the type of morphology that changes the word category and affect the meaning? What is the type of morphology that changes the word category and affect the meaning? इसको बोलते हैं derivational। बस याद ही रखना है, as it is derivational morphology की यहाँ पर definition दी हुई है, ठीक है। वर्ड की कैटेगरी को ये चेंज कर देता है, जैसे नाउन से एडजेक्टिव कर दिया, नाउन से वर्ब कर दिया, बस उसका जो मीनिंग चेंज करते हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन से डेरिवेशनल टर्म हमारे सामने आती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A general fuzzy controller consists of option 1 fuzzy rule base, fuzzy inference engine and fuzzification, defuzzification modules. Option B fuzzy functions, fuzzy inference engine, fuzzification, defuzzification module. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस यहाँ पर है, एक जगह पर फजी रूल बेस है, दूसरी जगह पर फजी फंक्शंस है, ठीक है। और बाकी के दो ऑप्शंस में डिफजिफिकेशन मॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर इन्फेरेंस इंजन की जगह डेटा इंजन लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अ जनरल फजी कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ, एक जो हमारा फजी कंट्रोलर होता है, अब फजी कंट्रोलर पता है या फिर नहीं? फजी कंट्रोलर पता है या फिर नहीं? देखो सिंपल सी भाषा में आपको बताती हूँ, फजी कंट्रोलर बेसिकली एक कंप्यूटर का कंट्रोलर है दैट हेल्प्स मशीन्स मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन डू। हम लोग जैसे डिसीजन लेते हैं ना, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस भी डिसीजन लेंगे। उसके लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक फजी कंट्रोलर को यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है, देखो कई बार अगर जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे सामने, छोटे बच्चे क्या करते हैं, हम लोगों को कोई बात बताते हैं, पर हम लोग उनकी बात कई बार पूरी नहीं समझ पाते, आधी अधूरी समझते हैं, आधी अधूरी वो बोलते हैं और फिर हम प्रोसेस करके उस बात को पूरा समझ लेते हैं, है ना। वैसे ही फजी कंट्रोलर हमारे सिस्टम में यूज होता है, जो कि बोलता है कि अगर कभी आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट या फिर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हमारा सिस्टम कैसे उस बात को समझेगा, ठीक है। तो ये काम करता है फजी कंट्रोलर। क्लियर? अब जैसे देखिए स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट एसीज आ चुके हैं गाड़ियों में, घरों में तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी वगैरह में स्मार्ट एसी आते हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ी का टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, वैसे वैसे एसी का टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। घरों में फैन वैसे लग रहे हैं, जब लगेगा कि फैन, हाँ भाई रूम बहुत ठंडा हो गया, तो फैन क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम कर दे रहे हैं। जब फैन को पता चल रहा है कि हाँ अब आधी रात हो गई है, बहुत देर से फैन चल रहा है, तो वो अपनी स्पीड अपने आप कम कर देगा। तो ये सब स्मार्ट सिस्टम्स जो होते हैं ना, फजी कंट्रोलर उसी तरीके से हमारे कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है। क्लियर? इंफॉर्मेशन अगर पूरी नहीं भी है, तो भी ये क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, फिर भी वो उसको क्लियर करता है। तो फजी कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ
फजी रूल बेस, फजी इन्फेरेंस इंजन, फजिफिकेशन एंड डीफजिफिकेशन मॉड्यूल। इसको एज इट इज याद रख लीजिए, ठीक है। Which of the following is not a correct encoding technique used in genetic algorithms? करेक्ट एनकोडिंग टेक्निक इनमें से कौन सी नहीं है जो कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स में यूज की जाती है? पहले देखिए जेनेटिक एल्गोरिथम्स क्लियर है या नहीं वो बता दीजिए। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स बेसिकली इट इज अ वे फॉर कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय मिमिकिंग नेचुरल इवोल्यूशन। ये भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर ही चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा था ना, पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही जो जेनेटिक एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस को पहले कलेक्ट करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस का पहले ग्रुप बनाते हैं, जिस चीज को पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है, और उसमें से फिर इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को कलेक्ट किया जाता है। बेटर बेटर से बेटर सॉल्यूशन हम लोगों को ये देने में हेल्प करता है, ठीक है। सो नॉट पूछा था, नॉट अ करेक्ट एनकोडिंग टेक्निक इन जेनेटिक एल्गोरिदम, वो है प्रीमियर एनकोडिंग। हो सकता है अगली बार आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एनकोडिंग टेक्निक्स यूज्ड इन जेनेटिक एल्गोरिदम, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे सामने होंगे, आप इनको इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। Which among the following minimizes the upper bound of the generalization error and minimizes the margin between a separating hyperplane and the training data instead of minimizing the training error? Options are Boltzmann machine, option 2 SVM, option 3 Hope-filled neural network, option 4 RBF। थोड़ा सा एक ये कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, ठीक है। बहुत कम इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। आप लोगों से बस इतना पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमाइजेज द अपर बाउंड। जनरलाइजेशन एरर जब होता है ना, तो उसमें अपर बाउंड को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज होता है, तो वो यूज होता है एसवीएम। अब एसवीएम इस बार लिखा है, गुड, सही है आपका बिल्कुल आंसर, ठीक है। एसवीएम इस बार लिखा है, एसवीएम की फुल फॉर्म बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। क्लियर। एसवीएम का काम जो होता है ना, बेसिक वर्किंग जो होती है, वो एज इट इज आपके सामने क्वेश्चन में लिखी हुई है। The inference rule deals exclusively with formulas in conjunctive normal form is called as option 1 resolution rule, option 2 contingency rule, option 3 unsatisfiability rule, option D contradiction rule। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म पता है या फिर नहीं? अगर नहीं पता है तो इसको पढ़ लेना, यूनिट 1 का ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। सो करेक्ट आंसर है इसका रिजोल्यूशन रूल, ठीक है। रिजोल्यूशन रूल एक ऐसा इन्फेरेंस रूल है जो डील करता है विद द फॉर्मूलाज इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स का एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं लिख रही हूं ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी, ये क्या है? ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल है, राइट। जितनी भी हमारी ऑटोमेटेड थ्योरम्स होती हैं जिससे कि हम एल्गोरिथम्स को प्रूव करते हैं, उसके लिए ये वाले जो रिजोल्यूशन रूल्स हैं इनको यूज किया जाता है, ठीक है।
द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग व्हाट? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती क्या है। सो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमें हेल्प करती है शॉर्टेस्ट राउंड ट्रिप रूट को फाइंड आउट करने में। शॉर्टेस्ट राउंड ट्रिप रूट को अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमें हेल्प करता है। और ये एल्गोरिदम क्या करता है, इट विजिट्स ईच सिटी वंस एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हर एक जगह पर ये एक एक बार विजिट करेगा और फिर जो भी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसी में जाकर के वापस पहुंच जाएगा। अब इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, ट्रैवलिंग सेल्समैन। सेल्समैन क्या करता है, ऑफिस से अपना विजिट स्टार्ट करता है, एक एक दुकान में, एक एक सिटी टू सिटी जाएगा, अपना काम करेगा और एंड में अपने ऑफिस में, अपनी सिटी में जाकर के अपने पूरे दिन को क्लोज करेगा। उसी तरीके से इसको आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट करना है। अब आपसे पूछा गया है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। सो BFS स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री या फिर DFS ट्रैवर्सल। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग BFS की बात करें, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसमें हम लेवल बाय लेवल क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नोड्स को, इसके नेबर बाय नेबर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैवलिंग सेल्स मैन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। स्पैनिंग ट्री की अगर बात करें, इसमें ऑल वर्टिसेस, यानी कि अगर हम सिटी मानकर चलते हैं वर्टिसेस को, तो एक ट्री के स्ट्रक्चर में कनेक्ट करता है, किसी भी साइकिल को ये नहीं बनाता। एंड जैसे मैंने आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन में बताया कि यहाँ पर तो साइकिल बनती है, जहां से आप शुरू करते हो काम वहीं पर आपको एंड करना होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत है। ऑप्शन 3 है MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये मिनिमम टोटल एज वेट को फाइंड आउट करने में हम लोगों को हेल्प करता है एंड यही एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, जो एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो भी आप लोगों को अभी समझाया उसकी डेफिनेशंस यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। और एक देखिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सेलेक्ट करने का एक रीजन ये भी है कि ये वाला मेथड जो है ये नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है और ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम से रिलेटेड ये होता है, ठीक है। What ensure the software development team have followed project quality procedures? ऑप्शन है क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस। सो क्वालिटी अश्योरेंस एंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी प्लानिंग की अगर बात करें, ये देखिए आप लोगों को ना स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन और आंसर्स मिलेंगे, तो वही चीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों कोई ऑप्शन सही है, क्यों कोई ऑप्शन गलत है। सो क्वालिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड हाउ टू अचीव देम। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल रियल में टेस्टिंग करता है और साथ में ये इंस्पेक्शन भी करता है, किसकी, सॉफ्टवेयर की, ताकि वो आसानी से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके। क्वालिटी चेक की बात करें तो ये कोई एक फॉर्मल टर्म नहीं है जिसको कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टिपिकली यूज करते हैं। क्लियर, तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। इन कोकोमो 2 मॉडल PREX स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आप लोगों से पूछा गया है कि कोकोमो में PREX का क्या मतलब होता है, वैसे ही कोकोमो की फुल फॉर्म बहुत बार आई है। कोकोमो का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। एंड इसमें PREX का मतलब होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। कोकोमो मॉडल के अंदर, कोकोमो मॉडल के अंदर एक व्यक्ति का
ये एक सॉफ्टवेयर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको PREX का नाम दिया गया है। क्लियर? सो ये वाला सवाल कई बार एग्जाम में आया है। Who presents the code or document at an inspection meeting? ये वाला सवाल हमने एज इट इज पढ़ा हुआ है। क्विकली मुझे इसका आंसर दीजिए सब लोग। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये बोल रहा है कि हु प्रेजेंट्स द कोड और डॉक्यूमेंट एट एन इंस्पेक्शन मीटिंग? रीडर? नहीं। ठीक है, कोड और डॉक्यूमेंट रीडर तो इंस्पेक्शन के दौरान नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, रीडर का काम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड करना है। इंस्पेक्टर, चीफ मॉडरेटर या फिर ऑथर? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑथर। ठीक है, तो ऑथर ही प्रेजेंट करता है जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इंस्पेक्शन मीटिंग में यही उन चीजों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। Which is not a factor influencing system release strategy? Not पूछा है। लास्ट टाइम ये सवाल आया था तो आप लोगों से पूछा था कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सिस्टम रिलीज स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो अभी आपको नॉट पूछा है, इसका रिप्लाई करिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली सीरीज देखी है तो जरूर आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, करिए जरा इसको ट्राई क्विकली। ओके, यस, ठीक है। सो इसका सही आंसर है लेमन्स फिफ्थ लॉ। वेरी गुड। ये हमारा सिस्टम रिलीज स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सेम क्वेश्चन आया है पहले भी कई बार एग्जाम में। इसमें क्या बोला था, टेक्निकल क्वालिटी ऑफ द सिस्टम ये इन्फ्लुएंस करता है। प्लेटफॉर्म में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो भी हर एक चीज को इन्फ्लुएंस करता है, और वेरिफिकेशन भी इसके अंडर आती है। क्लियर एवरीवन? ये देखिए, लेमन्स फिफ्थ लॉ जो है वो इनकरेक्ट है, और यहाँ पर बताया भी गया है कि ये करता क्या है। बेसिकली इट डील्स विद सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन बट इज नॉट स्पेसिफिकली अ फैक्टर influencing system release strategy unlike technical quality, platform changes and verification. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। यहाँ पर बोल रहा है the merge sort algorithm employs the design technique option 1 backtracking, option 2 dynamic programming, option 3 divide and conquer, option 4 brute force। मर्जर सॉर्ट नहीं होगा, ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है डिवाइड एंड कॉन्कर। वेरी गुड। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हर एक कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट को जब पहली बार ये चीजें सिखाई जाती हैं, एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट, ये सब सिखाया जाता है ना, उस समय सबसे पहले बताया जाता है कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर को क्या करता है, यूज करता है। जहां पर डिवाइड का मतलब क्या है, इट डिवाइड द एरे इनटू टू हाफ्स। कोई भी एरे अगर हमारे पास है, ठीक है, उसको क्या करेगा, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कॉन्कर में क्या करता है, ये
बाय रिकर्सिवली सॉर्टिंग ईच हाफ। अब इस वाले हाफ को पार्ट को अपने में सॉर्ट करेगा और इस पार्ट को अपने में सॉर्ट करेगा। उसके बाद क्या करता है ये कंबाइन करता है। कंबाइन क्या करता है, ये दोनों जो हमने सॉर्ट किए हैं, हाफ्स जो दोनों सॉर्ट किए हैं उनको ये कंबाइन करेगा और एक ही सॉर्टेड एरे जो है वो अपने आप में हमेशा बना देगा। ठीक है, तो ये इजीएस्ट वे होता है मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर पर ये काम करता है। ऑप्शन 1 में हमने देखा बैक ट्रैकिंग लिखा हुआ है। तो बैक ट्रैकिंग बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर प्रॉब्लम लाइक पजल्स, ठीक है, पाथ फाइंडिंग्स पजल के लिए यूज होता है और कॉम्बिनेशंस के लिए यूज होता है। इसका सॉर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। डायनामिक प्रोग्रामिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं, सो जब सब प्रॉब्लम्स, इसको तब यूज किया जाता है ना जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यानी कि सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो जाती है एंड कैन बी रीयूज्ड। जैसे कि फिबोनाची सीरीज है, ठीक है, नैपसैक हमारे पास है, ये सब डायनामिक प्रोग्रामिंग है। इसका भी मर्ज सॉर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ब्रूट फोर्स की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है ट्राइंग ऑल पॉसिबिलिटीज विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। बिना ऑप्टिमाइजेशन के हर एक पॉसिबिलिटी को हम लोग जब ट्राई करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a binary tree whose every node has either 0 and 2 children is called what? So एक बाइनरी ट्री जिसका हर एक नोड, a binary tree whose every node has either 0 or 2 children is called binary search tree. Option 2 extended binary tree, option 3 complete binary tree, option 4 skewed binary tree. करो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई। बेसिक डेफिनेशन आप लोगों के सामने यहाँ सवाल में लिखी हुई है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, कोई भी ट्री है मान लो, इस तरीके से अगर कोई ट्री हमारे पास रन कर रहा है, इसमें ये जितने भी नोड्स हैं, ये बोल रहा है कि इस नोड में या तो 0 या तो इस नोड के 0 चिल्ड्रन होंगे, जैसे इस नोड का चिल्ड्रन 0 है, इसका चाइल्ड भी 0 है ना, या फिर 2 होंगे, जैसे इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है, तो अगर इसको हम ऐसे बना देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। पिछली बार एग्जाम में ये सवाल इस तरीके से आया था कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की नोड्स और चिल्ड्रन को लेकर के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑप्शन में नंबर ऑफ नोड्स और चिल्ड्रन जो है वो पूछे गए थे, तो वही चीज घुमा करके अभी आई है। ठीक है, अगर हम लोग फुल बाइनरी ट्री की बात करें, फुल बाइनरी ट्री को प्रॉपर बाइनरी ट्री या एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो एक ही बात है, आपको कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अगर देखिए किसी भी नोड में, जैसे इस वाले नोड में देखिए इसका चिल्ड्रन नहीं है, इस नोड में कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसमें कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो इन नोड्स को हम क्या बोलेंगे बताइए जरा। अगर कोई एक ऐसा नोड जिसमें कि उसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो उसको बोला जाता है लीफ नोड, है ना। तो ऐसे ही एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेम तरीके की प्रॉपर्टीज बाइनरी सर्च ट्री की देखें, तो बाइनरी सर्च ट्री का पहले तो रूट आप सॉरी ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, लेफ्ट देन रूट देन राइट, ये होता है बाइनरी सर्च ट्री का एक ऑर्डर। इसमें क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में हैव 0 1 और 2 चिल्ड्रन। इसमें जरूरी नहीं है कि या तो 2 होंगे या तो 0 होगा, कोई ऐसा रूल नहीं है। इसमें 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की अगर बात करें, देखो एक्सटेंडेड का नाम दूसरा है प्रॉपर बाइनरी ट्री, और ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है,
कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट। लास्ट वाला जो इसमें लेवल होगा उसमें कोई भी वैल्यूज को फिल नहीं किया जाता, उसके चिल्ड्रन नहीं होते। विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन से कोई लेना देना नहीं होता है। स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होता है? इसका एक रूल ये है कि हर एक नोड में सिर्फ और सिर्फ वन चाइल्ड होगा। अब जैसे यहाँ पर अभी इस बार सवाल आया था कि 0 और 2 चिल्ड्रन किस में होते हैं। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वन चाइल्ड की प्रॉपर्टी कौन से ट्री में होती है। तो अब आप लोगों को मैंने आंसर बता दिया, ये होती है स्क्यूड बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो देखिए इतनी डिटेल में आपको हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, तो इस चीज का आप लोगों ने पूरा पूरा फायदा उठाना है। For binary search algorithm, which of the following is not a required condition? Option 1, the line must be sorted. Option 2, there must be an easy mechanism to detect or insert elements in the list. Option 3, there should be a direct access to the middle element in the sublist. Option 4, none of the above. करिए जरा इसको ट्राई, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को इसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस कौन सी है वो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, लिस्ट सॉर्ट होनी चाहिए बाइनरी सर्च ट्री में। जो भी हमारे पास एक लिस्ट है वो बिल्कुल एक सॉर्टेड फॉर्मेट में होनी चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे है there must be an easy mechanism to delete or to insert elements in the list। इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में। ठीक है, क्लियर? A doubly linked list, what is a doubly linked list? बताइए जरा, अगर इसका मीनिंग पता, देखो कितने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आप सबको पता है कि कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये रीसेंट एग्जाम के PYQ है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना कुछ, तो ये एटलीस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो। डबली लिंक्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जहां पर जो भी नोड होता है वो तीन चीजों को स्टोर करता है। पहली चीज स्टोर करता है डेटा, डेटा का मतलब है कोई भी वैल्यू को वो स्टोर करता है। दूसरी चीज वो स्टोर करता है पॉइंटर, पॉइंटर किसके लिए? पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। ठीक है, और उसके बाद वो क्या सॉर्ट करता है? पॉइंटर टू दी प्रीवियस नोड। यही तीन चीजें स्टोर करता है ना डबली लिंक्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी हर एक जो नोड है वो बोथ डायरेक्शंस में कनेक्टेड होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि अपने अगले वैल्यू से लिंक्ड है, और बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि अपने प्रीवियस वैल्यू से ये लिंक्ड है। ठीक है, इसके की फीचर्स में ही हम ये बोलते हैं कि इट कैन बी ट्रावर्स इन बोथ द डायरेक्शंस। इंसर्शन और डिलीशन भी इसमें बहुत इजी होता है। ठीक है, ज्यादा मेमोरी को ये यूज करता है एज वी कंपेयर इट विद सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सो यहाँ पर डबली लिंक्ड लिस्ट बोल रहा है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बोथ है और दोनों ही नहीं है। तो बहुत आसान है, अभी आप लोगों को बताया कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एलिमेंट्स बोथ एंड्स पर नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं एंड बोथ डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन जो मैंने बताई वो सब चीजें लिखी हुई भी हैं। विच इज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ऑड कौन है? विच इज द ऑड वन among the following? ऑप्शन वन है एरे,
ऑप्शन 2 बाइनरी ट्री, ऑप्शन 3 कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑप्शन 4 ग्राफ। बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए इतने ही आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं सेट एग्जाम में कि बेसिक भी अगर आप लोग कॉलेज लेवल का भी रिवाइज करके जाते हो ना तो ये सवालों के जवाब निकाले जा सकते हैं। देखो ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, मतलब इन सब में अलग कौन है, वही पूछा जा रहा है ना, अलग कौन है। तो एरे क्या होता है? एरे हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। नॉन लीनियर के साथ साथ में हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी है बाइनरी ट्री। अगर हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री ही है जो कि डिफरेंट लेवल्स पर काम करता है। ठीक है। ग्राफ क्या है? ग्राफ भी एक नॉन लीनियर बाइनरी ट्री है, सॉरी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे पास नोड्स होते हैं और जिसमें कि हमारे पास एजेस होते हैं। नोड्स को क्या बोलते हैं? वर्टिसेस भी बोलते हैं, है ना। वर्टिसेस और एजेस होते हैं। तो देखिए बाकी सब नॉन लीनियर है, सिर्फ लीनियर है हमारे पास एरे। सो ऑड वन कौन सा है? एरे है। बेसिक क्वेश्चन। If a planar graph has V vertices, E edges and F faces, then which of the following is true? Number of vertices V है, edges E है, faces F है। तो इसमें से true होगा हमारा V minus E plus F divided by 2, that is option number 4। ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वैसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आप लोगों के साथ लिखा हो कनेक्टेड प्लानर ग्राफ तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ये क्या पूछ लिया, शायद इसके लिए अलग रूल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सिंपल प्लानर ग्राफ या फिर कनेक्टेड प्लानर ग्राफ कुछ भी लिखा हो, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द प्लानर ग्राफ्स। अब प्लानर ग्राफ क्या होते हैं बताइए जरा मुझे, इससे रिलेटेड सवाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। What is the meaning of planar graph? देखो प्लानर इसका नाम ही हमें बता रहा है। प्लानर ग्राफ मतलब जो एक प्लेन पर रन हो रहा है जिसमें एजेस इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। देखो अगर एक ग्राफ ये मैं बना रही हूं तो ये है, ठीक है। दूसरा ग्राफ अगर मैं ये बना रही हूं तो ये प्लानर ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो एजेस हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना ही होता ए बी सी डी को तो एक ये तरीका भी तो था कि मैं इस तरीके से कनेक्ट करती। इसमें देखो कनेक्शन भी सेम है और एजेस भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है प्लानर ग्राफ की। गिवन अ बाइनरी ट्री with the ordered tree traversal output as A, B, C, D, the pre-ordered tree traversal as C, B, A, D, and the original binary tree is what? देखो अब यहाँ पर कल के जो अभी भी हम लोगों ने इससे पहले सवाल पढ़ा था, इसी सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में आपको बताया था, है ना। सो रूल क्या होता है हमारे पास? इन ऑर्डर का रूल होता है पहले लेफ्ट ट्री को रन करते हैं, फिर रूट को करते हैं, फिर राइट को करते हैं। ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या किया जाता है? प्री ऑर्डर में
हम पहले रूट करते हैं विजिट, फिर लेफ्ट साइड को विजिट करते हैं, फिर उसकी राइट साइड को विजिट करते हैं ट्री में। अब हमें इसका पोस्ट ऑर्डर भी अगर निकालना हो तो उसके लिए रूल होता है कि पहले लेफ्ट को विजिट करेंगे, फिर हम राइट को विजिट करेंगे, फिर हम रूट को विजिट करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास इन ऑर्डर भी दिया है, प्री ऑर्डर भी दिया है, और उसका ओरिजिनल बाइनरी ट्री हम लोगों को निकालना है। तो ओरिजिनल बाइनरी ट्री होगा ACDB। इसी सवाल को अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो देखो ये ट्री दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे करना है इसको सॉल्व, तो आप लोग ऑप्शंस को देख करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, इन ऑर्डर के सीक्वेंस पे देखते हैं। इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या दिया है, ABCD। ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड को विजिट करेंगे, फिर रूट को विजिट करेंगे, और फिर उसके बाद उसके राइट साइड को विजिट हम करेंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर नहीं है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि देखिए इन ऑर्डर अगर हम देखते तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को विजिट करेंगे। लेफ्ट साइड कौन सी है, मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेफ्ट साइड क्या है, हमें इसके साथ रिलेट करना है और इस रूल के साथ रिलेट करना है। लेफ्ट, रूट, राइट। लेफ्ट साइड क्या है, सबसे लेफ्ट में ए है, ए का रूट क्या है, बी है। ठीक है। फिर राइट, इधर राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट के बाद इसका रूट क्या है, सी, और इसका राइट क्या है, डी। तो देखो इन ऑर्डर इससे बहुत आसानी से बन रहा है। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका अगर हम प्री ऑर्डर टेस्ट करें, प्री ऑर्डर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले रूट विजिट किया जाता है। तो रूट क्या है, सी है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सी लिखा हुआ है। रूट के बाद हम लेफ्ट को विजिट करते हैं। लेफ्ट पे क्या है, बी है, तो यहाँ पर देखो सी के बाद बी लिखा हुआ है ना। लेफ्ट, रूट, उसके बाद हम राइट को विजिट करते हैं। अब यहाँ पर बी का राइट कुछ भी नहीं है, तो हम फिर से सी की तरफ को मूव करेंगे, तो ए को विजिट करेंगे, ये ए आ गया। देन हम आगे, ये रूट है, इसका पहले लेफ्ट साइड पूरा विजिट कर लिया। अब इसके राइट साइड पर आ रहे हैं, दैट इज डी। तो देखो कितनी आसानी से हम लोगों को आंसर मिल गया। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को, ठीक है, ऐसे सवालों में हम लोगों को हमेशा जो गिवन ऑप्शंस हैं उनसे रिलेट करना है। किसको, ये वाली जो गिवन वैल्यूज हमारे पास इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, जिसकी भी दी होंगी, इसके साथ रिलेट करो, बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। Consider the undirected weighted graph G with 3 vertices whose adjacency matrix is given। आप लोगों के पास एक weighted graph G दिया हुआ है जिसके की adjacency matrix यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बताना है given options में से कौन सी statement आपकी बिल्कुल true है। Option number C, graph G has 3 distinct minimum spanning tree। देखिए जरा, बताइए जरा सही है या गलत है। कंसिडर द अनडायरेक्टेड weighted graph G with 3 vertices। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ग्राफ G has 3 distinct minimum spanning trees each of cost 4। क्लियर। ये देखो स्पैनिंग ट्री में 3 वर्टिसेस हैं और 2 एजेस हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है तो वी चूज 2 ऑफ द 3 एजेस, 3 में से हमने 2 एजेस को चूज किया। MST विल हैव टोटल 2 + 2 = 4। तो इस एंड पर हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है वो 4 हमने निकाली है। ठीक है।
Architectural models that may be developed may include what? Models that shows relationships such that data flow between the subsystems. So इसका सही आंसर है डायनामिक प्रोसेस। ये देखिए डायनामिक प्रोसेस मॉडल्स ये बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा फ्लो कि किस फ्लो में हमारा डेटा हो रहा है, रन हो रहा है, डेटा के बीच में इंटरेक्शन बताता है एंड बिहेवियर बिटवीन दी सब सिस्टम्स ये भी हमें बताता है। स्टूडेंट्स अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है ना, मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगी, कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूंगी। A complete binary tree has depth given by the formula where n is the number nodes. बताइए, कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेप्थ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कि कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है एंड यहाँ पर बोला है कि n जो लिखा है ऑप्शंस में ये क्या है, नंबर नोड है। तो इसका सही आंसर क्या है, log 2n है। बेसिकली ना ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप ऐसे लिखिए log 2n, ये होता है d यानी कि डेप्थ इक्वल्स टू log 2n। फर्स्ट ऑप्शन में भी ऐसे लिखा है n, log बेस में 2 होगा और n होगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन व्हाट ट्री फॉर एवरी नोड द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री डिफर एटलीस्ट बाय 1। बहुत ही ज्यादा आसान और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है। देखो आपको इसमें सीधे से बात बोली गई है कि वो कौन सा एक ऐसा ट्री आपको पूछा गया है जिसमें कि लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के नोड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 होगा। एटमोस्ट 1 बोला है, ठीक है, एटलीस्ट और एटमोस्ट पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस दिए हैं, एवीएल ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड कंप्लीट ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज एवीएल ट्री। अब इसका रीजन भी आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए एवीएल ट्री क्या है, एक बैलेंस ट्री है ना। किसी भी ट्री को बैलेंस करने में हमें एवीएल ट्री बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड जब भी हमें किसी ट्री को इस तरीके से बैलेंस करना होगा तो उनका डिफरेंस जो है लेफ्ट और राइट सब ट्री का वो हमेशा 1 ही होगा। तो अगर ये लॉजिक आपको पता होता तो बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते थे। सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं जो कि है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। बेसिकली इट इज अ ट्री विथ स्पेशल लिंक्स टू हेल्प इन ट्रावर्सल। जब भी ट्रैवर्सल करना होता है हम लोगों को ट्री में तो उसके लिए हेल्प करने में थ्रेडेड बाइनरी ट्री हेल्प करता है। इसका बैलेंस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है, लेफ्ट और राइट सब ट्री को बैलेंस करने से रिलेटेड कोई भी काम ये ट्री नहीं करता है। तीसरा है बाइनरी सर्च ट्री, तो ये तो बिल्कुल बेसिक ट्री है जिससे रिलेटेड बहुत बार सवाल एग्जाम में आते हैं। ये एक सिंपल ट्री है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो बैलेंस रूल कहीं पर भी इसमें अप्लाई नहीं होता है, बैलेंस करने से रिलेटेड काम बाइनरी सर्च ट्री नहीं करता है। और आगे है कंप्लीट ट्री। कंप्लीट ट्री का नाम ही बता रहा है कि इसके जितने भी लेवल्स हैं दे ऑल आर फुली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट। लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ करके बाकी के जितने भी लेवल्स हैं इसके वो क्या होते हैं, पूरे तरीके से फिल्ड होते हैं। ये भी हाइट को बैलेंस करने या सब ट्रीज की हाइट को बैलेंस करने से रिलेटेड काम नहीं करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत था। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एक ही क्वेश्चन से आप लोगों के 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सिंपल से लैंग्वेज में आप लोगों को बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते क्या हैं। एग्जाम में कई बार सवाल आया है, ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल पर भी जाएंगे।
इसको सिंपली हम लोग देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपली डीओएस लिख देंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। डीओएस हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, like we have so many independent computers running for same resource, ठीक है। सो जहां पर a group of independent computers को मैनेज किया जाता है and makes them appear to users as a single computer, और जो यूजर है उसको वो एक सिंगल कंप्यूटर की तरह दिखेगा, बट काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रूप से करेगा, ठीक है। जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग अगर हमें करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें ये हेल्प करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करते हैं। इसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग में भी ये हमें हेल्प करते हैं। अब इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमोएबा, यूनिक्स, एमएस डॉस एंड मल्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अमोएबा। इसके अलावा हो सकता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगली बार पूछा जाए तो उसमें अमोएबा के अलावा आपको पूछा जा सकता है प्लान 9। ये भी एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, ठीक है। मैक जो है ये भी एक मैक तो एमएसी है ना, वो तो एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम MACH की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्लियर एवरीवन? सो आई होप ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आप लोगों की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यूनिक्स की बात करें तो ये भी एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट बाय डिफॉल्ट ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। एमएस डॉस क्या है? एक बहुत पुराना सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ये सिंगल यूजर है, इतना ओल्ड लेवल पर काम करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको अभी बताया था, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मल्टिक्स जो है ये जो हमारे मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के डेडलॉक से ही पूछा गया है। डेडलॉक अवॉइडेंस की टेक्निक्स आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में आपको कहा है कंसिडर द फॉलोइंग proposed solutions to dining philosophers problem to avoid deadlock. Consider the binary semaphore log in initialized to 1. तो आपके पास एक फिलोसोफर के यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है पूरा, देखिए वाइल 1 थिंक यहाँ पर दिया है, फिर वेट को लॉक कर दिया है, वेट को फोक कर दिया है, और फोक क्या करता है? एक चाइल्ड प्रोसेस को जनरेट करने में हमें हेल्प करता है। अगेन वेट फोक पर इन्होंने एक रूल दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट सीमाफोर्स, तो सीमाफोर्स वेट एंड सिग्नल पर ही काम करता है, तो यहाँ पर वेट क्लोज करके सिग्नल को इन्होंने लॉक कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Removing 1 and 3, 1 and 2 will not affect the code will work fine। ये बोल रहा है कि अगर हम 1 and 2 को, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी 1 है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी 2 है। ये बोल रहा है कि अगर हम 1 and 2 को रिमूव कर देते हैं तो हमारा कोड अच्छे से फिर भी काम करेगा ही करेगा। ये गलत है। करेक्ट आंसर था कि ऑल 1 2 3 4 आर नेसेसरी। ये जितने भी कोड्स हैं 1 2 3 एंड 4, ये जितने भी कोड्स हैं ये सब जरूरी हैं। इसमें से अगर हम किसी को भी रिमूव करते हैं तो क्या होगा? हमारे कोड को अफेक्ट ये करेगा ही करेगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को ना एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे बोला है ना, स्टेटमेंट 1 और 2 को अगर हम रिमूव कर दें, 1 और 2 को अगर हम रिमूव कर दें, इसमें हमने वेट लॉक को रिमूव किया और सिग्नल लॉक को रिमूव किया। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये क्या करेगा? इट रिमूव्स कंट्रोल बिफोर पिकिंग द फॉक्स। इसकी वजह से क्या होगा? फॉग को पिक करने से पहले ही हमने कंट्रोल को रिमूव कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा अगर हम ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करते, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 में भी सेम रीजन है, ठीक है, इसमें भी डेडलॉक हो सकता था। और अगर ऑप्शन 3 बोल रहा है कि अगर हम सभी को रिमूव कर देते
कोड को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारी ऑप्शंस को हम डिलीट कर देते, स्टेटमेंट्स को डिलीट कर देते, फिर तो हमारे प्रोसेस में बचता ही कुछ नहीं, है ना? फिर तो पूरा लॉजिक ही ब्रेक हो जाता, तो सी तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता था। इसलिए हमारा सही आंसर क्या है? डी है कि ऑल आर नीडेड बिकॉज सेमाफोर लॉजिक इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड अवॉइड द डेडलॉक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एट लोएस्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। आपको पूछा है कि लोएस्ट लेवल कौन सा है इनमें से। सो लोएस्ट लेवल होता है लेवल डी, जिसको हम टाइप डी के नाम से भी जानते हैं। हाईएस्ट सिक्योरिटी हमें टाइप 1 देता है। टाइप बी जो है वो हम लोगों को हाई सिक्योरिटी तो देता ही है, लेकिन ये जो है वो बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। टाइप सी बेसिक लेवल की सिक्योरिटी हम लोगों को देता है, और टाइप डी जो है वो सिक्योरिटी का अश्योरेंस बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं देता है, और ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी का एक लोएस्ट लेवल, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। जैसे अभी आपसे लोएस्ट लेवल पूछा है, हो सकता है आपसे अगली बार पूछा जाए कि कौन सा वो लेवल है, कौन सा वो टाइप है जो कि हाई सिक्योरिटी देता है बट बेस्ट नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होना चाहिए था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर्स में से ये सवाल आपका पूछा गया है, बहुत बार आया है, चाहे आप नेट या सेट या इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर किसी की भी तैयारी कर रहे हो। द इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट। सो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। देखिए, एक होती है प्रीफिक्स, ठीक है, एक होती है हमारे पास इनफिक्स, और एक होती है हमारे पास पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स होता है जिसमें कि हम क्या लिखते हैं, रूट पहले आता है, फिर लेफ्ट को विजिट करते हैं, फिर राइट को विजिट करते हैं। इनफिक्स आता है लेफ्ट, सेंटर पे रूट आता है, और उसके बाद एंड में राइट आता है। पोस्ट फिक्स मतलब बाद में, तो इसमें पहले लेफ्ट आता है, फिर राइट को विजिट करते हैं, और उसके बाद हम लोग रूट को विजिट करते हैं। तो प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स की ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद अब हमें ये एक्सप्रेशन दिए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स का मतलब है कि पहले हमारा लॉजिक आएगा, जैसे प्लस ए बी, ये प्रीफिक्स है। ए प्लस बी ये हमारा इनफिक्स है। ए बी प्लस ये हमारा पोस्ट फिक्स है, जिसमें बाद में हम साइन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया है, उसका पोस्ट फिक्स आप लोगों को निकालना है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या किया हम लोगों ने, ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बाद में आता है। हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है वो इनफिक्स ही दी होती है, हमेशा लिखा नहीं होगा बट इनफिक्स होती है बाय डिफॉल्ट। और उसको फिर पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ पहले एक बार, ठीक है। ये गिवन स्टेटमेंट है। अब हमने क्या करना है, इसको ई प्लस एफ कर देंगे, इसको हम बना देंगे ई एफ प्लस, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, ठीक है। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है, बाद में आएगा। अगर हम इसको d डिवाइडेड बाय ई प्लस एफ को देखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, d e f प्लस डिवाइड, इस तरीके से आ जाएगा। पहले हमेशा इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व किया, सेकेंड स्टेप में ये वाला पूरा सेट हम लोगों ने लिया, तीसरे स्टेप में अब हम b एंड c को कैलकुलेट करेंगे। सो b इंटू सी जो दिया है इसका बन जाएगा b c मल्टीप्लीकेशन। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या बन रहा है, d e f प्लस डिवाइडेड बाय f c स्टार, एंड ये वाला जो प्लस था फिर इसको भी हम सबसे एंड में लिखेंगे, और हमें आंसर मिल गया। ये बहुत आसान सवाल है, इससे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, रेडी रहना है। अगर आप लोगों को अभी भी पोस्ट फिक्स, इनफिक्स, प्रीफिक्स समझ में नहीं आ रहा कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट लाइव क्लास लेकर के आऊंगी, ठीक है। एक सेपरेट लाइव क्लास लेकर के आऊंगी, जिस लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं, और पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करवाऊंगी। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं आप मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है।
एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं डेली। ये हमारा वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट दिया है, दूसरी तरफ उसके पर्पस दिए गए हैं। देखो इसमें हमारे पास नेम ऑफ बिट आता है, एक डर्टी बिट आता है, रीड राइट बिट आता है, रेफरेंस बिट आता है और वैलिड बिट आता है। दूसरी तरफ उनके पर्पस ये हैं कि ये काम क्या करते हैं। अगर हम लोग डर्टी बिट की बात करें तो डर्टी बिट बेसिकली राइट बैक पॉलिसी से रिलेटेड काम करता है। तो हम ए को बी के साथ मैच करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट का बी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। देखो डर्टी बिट क्या करता है, टेल्स इफ अ पेज वॉज चेंज्ड। अगर एक पेज, मान लो कोई एक पेज है, इसको प्रोसेस P1 भी रन कर रही है, प्रोसेस P2 भी रन कर रही है। प्रोसेस P1 ने इस पेज को अगर एडिट किया और फिर सेव नहीं किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस P1 ने इस पेज को एडिट किया और प्रोसेस P2 इससे रीड कर रहा था, और प्रोसेस P1 ने एडिट करके इसको सेव कर दिया और प्रोसेस P2 का काम जो है वो चेंज हो गया एकदम से। ठीक है, क्या होगा, अब जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक तरफ से कुछ पढ़ा रही हूँ, दूसरी तरफ से किसी और टीचर ने आपको कोई और मेथड उस चीज का बता दिया, या उसी तरीके का कोई और मेथड बता दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो डर्टी रीड होता है, जहां पर एक एंड पर हम किसी पेज को अगर क्या कर रहे हैं, किसी पेज को रीड कर रहे हैं, दूसरे एंड पर कोई और उस पेज को राइट कर रहा है, तो वो क्या होता है, राइट बैक पॉलिसी में गड़बड़ कर देता है। ठीक है, टेल्स इफ अ पेज वॉज चेंज्ड और मॉडिफाइड, उसको डर्टी रीड बोलते हैं, डर्टी बिट बोलते हैं। रीड राइट क्या करता है, रीड राइट बेसिकली पेज को प्रोटेक्ट करता है। ए का बी है, बी का सी है, तो देखो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो चुका था पहले ही। रीड राइट पेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इट शोज इफ पेज इज रीड राइट और रीड ओनली। ये हमें बताता है कि हमारा पेज रीड राइट फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है या रीड ओनली को कर रहा है। रेफरेंस क्या बोलते हैं, रेफरेंस बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो हम सी को डी से मैच करते हैं, सी का डी से मैच करेंगे तो आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, ये क्या बताता है, इट शोज इफ पेज इज रिसेंटली यूज्ड और नॉट। वैलिड बिट क्या करता है, ये पेज को इनिशियलाइज करता है। इट शोज इफ द पेज इज इन मेमोरी और नॉट, और मेमोरी में यहाँ पर मेजरली वर्चुअल मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इसी तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस हम लाते हैं। तो ये वाले नंबर पर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। आपको कोई भी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस की जानकारी चाहिए, अंकिता सूद मेरा नाम है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर प्रोसेसेस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बता रहा है, जिसमें कि 3 यूजर की प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ईच रिक्वायरिंग टू यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज। ये बोल रहा है कि 3 प्रोसेसेस है, मान लीजिए P1, P2 एंड P3। हर एक को 2 यूनिट ऑफ रिसोर्स चाहिए, इसको भी 2 रिसोर्स चाहिए, इसको भी 2 रिसोर्स चाहिए, इसको भी 2 रिसोर्स चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट आर का मतलब है रिसोर्स, सच दैट नो डेडलॉक विल अराइज इज व्हाट, इट विल बी 4। कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस दिया है एंड हमारे पास m नंबर ऑफ रिसोर्सेज दिए हैं, तो हमें m इंटू n माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 फॉर्मूला यूज करना होता है। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक को। और यहीं पर बोला था हमें कि इतने रिसोर्सेज हैं, इतने हमारे पास प्रोसेसेस हैं, अब हम ऐसा क्या करें कि डेडलॉक ना हो। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। m कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, 2 है, इनटू प्रोसेसेस कितनी है, 3 है, 3 माइनस 1 कर दिया और प्लस 1 कर देना है आगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 आ रहा है तो आप सोचोगे मैम ये तो 5 ऑप्शन होना चाहिए,
लेकिन डेडलॉक में क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस P1 है, वो हमें बोल रहा है कि मुझे 5 रिसोर्सेज चाहिए जो कि हमने अभी निकाला, तो हम उसको हमेशा उसकी डिमांड से एक कम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि डेडलॉक की कोई कंडीशन हो ही ना। हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हम लोग उनसे अगर 100 रुपए मांगते थे तो वो हमें कितने देते थे, 50 देते थे। क्यों? ताकि कम पैसे देंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं वाला लॉजिक होता था, है ना? वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये बोलता है कि एक सिस्टम को कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उससे एक रिसोर्स कम अगर हम उसको अलॉट करवाते हैं, तो ऐसे केस में हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से बचा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। हाउ मच एक्स्ट्रा स्पेस इज यूज्ड बाय हीप सॉर्ट एल्गोरिदम? सो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीप सॉर्ट एल्गोरिदम होता क्या है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा स्पेस और ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है? हीप सॉर्ट एल्गोरिदम बेसिकली स्टूडेंट्स एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है। एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है जो कि स्पेशल ट्री स्ट्रक्चर को यूज करता है। जिस स्पेशल ट्री स्ट्रक्चर को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी हीप। ठीक है, ये एरे को सॉर्ट करता है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो यहाँ पर ये बोल रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा स्पेस इज यूज बाय हीप सॉर्ट। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो हीप सॉर्ट है वो सॉर्ट करता है डेटा को, एरे को सॉर्ट करता है वो इन प्लेस पर। इन प्लेस का मतलब होता है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। एंड उसको जब भी टाइम की जरूरत पड़ती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करता है ओ एन लॉग एन। ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक्स्ट्रा स्पेस पूछा था तो आपका आंसर ये होगा। अगर आप लोगों से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाएगा हीप सॉर्ट एल्गोरिदम का तो आपको ये बताना है। ठीक है, हीप सॉर्ट में मैक्स हीप, मिन हीप, ये सब चीजें आती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ा है बस मुझे आप टॉपिक बता दो, मैं क्लियर करवा दूंगी। क्लियर? ये ऑप्शन 4 और ये वाला जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई है ना, इसमें देख लेना डिफरेंस है। एक में n log n है और दूसरे में सिर्फ log n है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है। 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो अगर फॉर्मूला याद हो गया तो, ठीक है? सीमाफोर का ही सवाल है। देखो सीमाफोर का दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर है जिसमें ऑपरेशन पी है। देखो एक चीज आपको बताती हूँ, सीमाफोर में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है सिग्नल, एक होता है वेट। वेट को रिप्रेजेंट करते हैं पी से और सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। वेट का जो सिंबल होता है वो होता है माइनस, सिग्नल का सिंबल होता है प्लस। ये अगर आपने याद रख लिया ना, समझ लो आपकी आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दी ऑपरेशन पी, ऑपरेशन पी का मतलब है कि वेट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। डिक्रीमेंट्स, देखो डिक्रीमेंट्स लिखा है यहाँ पर, वही आपको बताया। एंड वी इंक्रीमेंट्स, वी मतलब ये सिग्नल की बात करें कि सिग्नल जो है वो इंक्रीमेंट करता है। ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन 20p, हमारे पास 20p ऑपरेशंस है, 12v ऑपरेशंस है। द लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ s for which at least p operation will remain blocked is what? So आप लोगों के लिए ना यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू प्लस v माइनस 8 लेस देन 8। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, इनिशियल वैल्यू दी हुई है s हमें प्लस 12 20, s इज लेस देन 8। ठीक है, सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू टू स्टिल ब्लॉक 8 यहाँ पर आया है तो हमारा करेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू उससे दो पीछे हम लोगों को लेकर के जानी होती है।
क्लियर? आ रही है बात समझ में? लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू of s for which at least one operation will remain blocked. तो सीमाफोर में वेट और सिग्नल का सारा कॉन्सेप्ट होता है। वेट और सिग्नल अगर आप लोग समझ गए तो समझ लो आप लोगों की 70 to 80% का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रही हूँ आप लोगों को कैसे करना है ये। आ गया समझ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन में, वेयर डज द स्वैप स्पेस रिजाइड? सो स्वैप स्पेस कहाँ पर लोकेटेड होता है? डिस्क में लोकेटेड होता है। देखो स्वैपिंग कहाँ होती है? डिस्क में ही होती है, रैम में तो नहीं होती है। देखो स्वैपिंग का मतलब आप लोग समझ लो, जैसे अगर मैं बोलूँ ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 10 है। हम लोगों ने देखो जब कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो स्वैपिंग का सी का कोड दिखाते हैं हमेशा हमें, उसमें बोलते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए कि ए की वैल्यू 10 आ जाए और बी की वैल्यू 12 आ जाए। करते हैं ना स्वैपिंग, उसके लिए क्या करते हैं, तीसरा वेरिएबल सी लेते हैं और उसमें वैल्यू पुट करके स्वैप करते हैं। बिल्कुल बेसिक है ना? कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर में हमें ये सिखाया जाता है। तो स्वैपिंग जो है रैम में, मेमोरी में बिल्कुल भी नहीं होती। रैम भी मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है और कैशे चिप भी मेमोरी है। तो यहाँ पर स्वैपिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट परस्पेक्टिव इन द इंक्रीमेंटल मॉडल? इंक्रीमेंटल मॉडल के परस्पेक्टिव से, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी मैनेजमेंट परस्पेक्टिव के? उस पे उन्होंने कहा है, ऑप्शन है, सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू इंप्रूव एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड एंड परफॉर्म्स बेटर। ठीक है, ओवरऑल ये इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। ये बोल रहा है सिस्टम का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा जैसे ही नए इंक्रीमेंट आएंगे। ठीक है, नए इंक्रीमेंट को जैसे ही ऐड करेंगे। दूसरा बोल रहा है सिस्टम स्ट्रक्चर बिकम रोबस्ट। ठीक है, यानी कि खराब हो जाएगा। सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर देयर। और ऑप्शन 4 बोल रहा है सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड एंड रेगुलर चेंजेस करप्ट इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये क्या, देखो सवाल में क्या पूछा था, विच प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कौन सी प्रॉब्लम होगी फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंक्रीमेंटल मॉडल में। तो ये बोल रहा है कि सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो जाएगा, सिस्टम का स्ट्रक्चर एकदम डाउन चला जाएगा जैसे ही न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड, जैसे ही हम नए फीचर्स, नए इंक्रीमेंट्स को ऐड करते हैं। एंड रेगुलर चेंजेस करप्ट इट्स स्ट्रक्चर, और रेगुलरली अगर हम उसमें चेंजेस, इंक्रीमेंटल मॉडल ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि रेगुलर चेंजेस उसमें अगर होंगे तो वो क्या करेगा, सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी करप्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर कोई चीज है, कोई पेंटिंग अगर आप कर रहे हो, मान लो आप उसमें बार बार चेंजेस करते जा रहे हो तो वो उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब कर देगा ना, उसको बहुत मैसी बना देगा। वही चीज यहाँ पर बोली है। तो अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते तो, दिमाग चलाते अगर, तो आंसर निकल सकता था। इन डेवलपमेंट टेस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही सवाल है। डेवलपमेंट टेस्टिंग में what may be simple entities such as functions or object classes or may be coherent grouping of these entities? So correct answer है इसका ऑप्शन नंबर 1, that is components. सिंपल सी चीज यहां पर पूछी थी कि what is tested in development testing. ठीक है, अगर आप लोग ओवरऑल इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे तो इसमें बोला है कि डेवलपमेंट टेस्टिंग में क्या चीज को टेस्ट किया जाता है, तो कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है। ये जो सब चीजें लिखी थी ना, सिंपल एंटिटीज जैसे कि फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट्स ही होते हैं। ठीक है, अगर हम टेबल ऑप्शन को देखते तो टेबल जो है टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी नहीं है। टेस्टिंग के केस में कभी भी टेबल को टेस्ट नहीं किया जाता। व्यू क्या है, ये हमारा डेटाबेस का एक टर्म है, डेटाबेस में व्यूज होते हैं ना,
डोमेन क्या है? डोमेन हमारा टेस्टिंग से रिलेटेड कोई टर्म ही नहीं है, तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल से पूछा है जो कि बहुत जरूरी है। व्हाट प्रिंसिपल एक्सपेक्ट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू चेंज एंड सो डिजाइन the system to accommodate the changes in agile software development? Incremental delivery, people not process, embrace change and maintain simplicity. सरल सी भाषा में यहाँ पर आपको बोला गया था कि अजाइल मॉडल डेवलपमेंट में क्या चीजें होती है, एक्सेप्ट किस लेवल पर वो चेंज करता है, तो वो चेंजेस को एम्ब्रेस करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है चेंज को और उसके अकॉर्डिंग प्लान भी करता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस चेंज। क्लियर? इंक्रीमेंटल डिलीवरी क्यों गलत था? क्योंकि इसमें डिलीवर जो करते हैं सॉफ्टवेयर को वो छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं, और अजाइल मॉडल में जो भी एक सॉफ्टवेयर का यूजर नहीं, जो डेवलपर भी नहीं बोलेंगे, जो क्लाइंट है, जो यूजर है, उसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। इसीलिए इसमें जो चेंजेस बार बार किए जाते हैं उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। पीपल नॉट प्रोसेस, गलत बात है ये, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, जो प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है अजाइल मॉडल में। ठीक है? मेंटेन सिंप्लिसिटी, यस, ये वैसे तो डिजाइन को सिंपल करता है, बट यहाँ पर चेंजेस से रिलेटेड बात हो रही थी, तो इससे भी आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते थे। ठीक है? What thread of extreme programming comes from helping build software teams at their startups and need to maintain flexibility? तो जो सेवेंथ थ्रेड है ना, वो हेल्प करता है। ठीक है? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को आप सिंपल एक्सपी भी लिख सकते हो। ठीक है? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में बेसिकली हमारे पास 12 प्रैक्टिसेस होती हैं। इट हैज 12 प्रैक्टिसेस ग्रुप्ड इन थ्रेड्स, और इसमें से जो 7th थ्रेड होता है ये काम करता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्मॉल स्टार्टअप टीम से रिलेटेड। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल, डायरेक्ट सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the requirements discovery technique that were first introduced in objectory method? So objectory method में फर्स्ट रिक्वायरमेंट डिस्कवरी टेक्निक क्या है? तो वो है यूज केसेस। ठीक है? देखो, बहुत आसान से हम इसका आंसर निकाल सकते थे। क्या करना होता है हमें, अगर सही आंसर नहीं पता हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं, गलत आंसर को एलिमिनेट कर दीजिए, वहां से भी आपको हेल्प मिल जाती है। तो जैसे यहाँ पर बोला था क्लासेस, क्लासेस क्या है, हमारे पास प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस। ठीक है? सो इसका रिक्वायरमेंट डिस्कवरी टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी एक कोड का कॉन्सेप्ट है, जो भी हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास एक कोड का ब्लॉक होता है ना? सो बात आती है फिर का यूज केसेस भी। और वैसे भी जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, तो ये 3 टर्म्स पर फोकस नहीं किया जाता, यूज केसेस को फॉलो किया जाता है। और यूज केसेस बेसिकली यूज्ड इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदर करने के लिए हम लोगों को यूज केसेस हेल्प करते हैं, एंड ये ऑब्जेक्टरी मेथड के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है, जो भी मैंने बताया है वो आपने अच्छे से नोट जरूर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द